आखिरी भाग शेर। मेहरा। अचानक मिल का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला। पूरे मिल में वीरान की गर्ज गूंज उठी। वीरान बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर खून सवार था, आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। जैसे ही उसकी नजर कुर्सी से बंधी जख्मी अवनी पर पड़ी, उसका दिल छलनी हो गया। अवनी के चेहरे पर खून देखकर वीरान का संयम पूरी तरह टूट गया। वीरान। अवनी के मुंह से बेसख्ता निकला। वीरान सिंघानिया, आ ही गए तुम। मेहरा ने हंसते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और सीधे अवनी के माथे पर तान दी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की का दिमाग दीवार पर चिपका दूंगा। वीरान वहीं थम गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए। मेहरा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। वीरान की आवाज में गिड़गिड़ाहट और खौफ साफ था। यह वह वीरान नहीं था जो किसी के आगे झुकता नहीं था। आज वह अपने प्यार के लिए घुटनों पर आने को तैयार था। इसे छोड़ दो। मेरी पूरी जायदाद, मेरी कंपनी, जो चाहिए वो ले लो, पर अवनी को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अवनी ने वीरान को देखा। उसकी आंखों में पछतावा और बेइंतहा मोहब्बत का समुंदर उमड़ रहा था। अवनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वीरान, मत झुको इसके सामने। अवनी रोते हुए चिल्लाई। इसने ही वे तस्वीरें भेजी थी। यह आपको मारना चाहता है, मुझे पता है अवनी। वीरान ने अवनी की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द था। और मुझे यह भी पता चल गया है कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम पर शक किया अवनी, मुझे माफ कर दो। अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो भी मेरा पछतावा कम नहीं होगा। वाह, क्या ड्रामा है। मेहरा ने क्रूरता से हंसते हुए ट्रिगर पर उंगली रखी। अब इस ड्रामे का अंत देखो। मौत से टक्कर और आर्यन की चालाकी। इससे पहले कि मेहरा ट्रिगर दबाता, अचानक मिल की छत के कांच टूटकर गिरे। दाएं एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और चारों तरफ धुआं फैल गया। स्मोक बम था। आर्यन रोहतगी पुलिस बल के साथ मिल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा था। पुलिस, सब अपनी जगह पर सरेंडर कर दो। अचानक हुए इस हमले से मेहरा घबरा गया। उसका ध्यान भटका। वीरान ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह चीते की तरह झपटा और सीधे मेहरा पर कूद पड़ा। रिवॉल्वर वीरान के हाथ से टकराकर दूर जा गिरी। वीरान ने मेहरा का कॉलर पकड़ा और उसे पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवनी पर हाथ उठाने की? वीरान का हर एक मुक्का मेहरा के चेहरे पर पड़ रहा था। वह अपना सारा गुस्सा और पछतावा मेहरा पर निकाल रहा था। वीरान, बस कर, वह मर जाएगा। आर्यन ने भागकर वीरान को पीछे से पकड़ा और खींचकर अलग किया। पुलिस ने तुरंत मेहरा और उसके गुंडों को हथकड़ियां पहना दी। मेहरा दर्द से कराहता हुआ घसीटा जा रहा था। कांच सा दिल और आखिरी फैसला। वीरान ने किसी की परवाह नहीं की। वह दौड़कर अवनी के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने अवनी की रस्सियां खोली। अवनी, तुम ठीक हो ना? वीरान ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसके हाथों में कपकपी सी। मुझे माफ कर दो अवनी, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे दिल पर भरोसा करना चाहिए था। रस्सियां खुलते ही अवनी खड़ी हुई। उसने वीरान के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और बिखरा हुआ दर्द था। आपने मुझ पर शक नहीं किया था सर। अवनी की कांपती आवाज मिल के सन्नाटे में गूंजी। आपने मेरे उस भरोसे को तोड़ा था जो मैंने आप पर आंख मूंद कर किया था। वीरान का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। अवनी प्लीज, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब मुझे लगा था कि आप मेरी ढाल बनेंगे, लेकिन आपने एक पल भी नहीं लगाया मुझे बिकने वाली मोहरा समझने में। अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज में एक कड़क फैसला था। शरीर के जख्म तो भर जाएंगे सर, पर जो भरोसा टूट गया है वह अब कभी नहीं जुड़ेगा। अवनी पीछे हटी। उसने अपनी बैग उठाई और बिना वीरान की तरफ देखे दोबारा देखे बारिश में भीगती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। वीरान वहीं घुटनों के बल बैठ गया। बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, जो उसके आंसुओं को छुपा रहा था। आर्यन ने आकर वीरान के कंधे पर हाथ रखा, पर वीरान के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, अवनी। मिल की उस दर्दनाक रात को बीते 2 हफ्ते हो चुके थे। मेहरा और तान्या सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे।
اور سنگھانیہ انڈسٹریز میں سب کچھ پہلے کی طرح سامانیہ ہو گیا تھا، سوائے ویران سنگھانیہ کے۔ ویران کا کیبن، جو کبھی اس کی اکڑ اور رعب سے گونجتا تھا، آج ایک شمشان جیسا شانت رہتا تھا۔ ٹیبل پر اونی کے ہاتھ کی بنی ٹھنڈی پڑی چائے کا کپ رکھا رہتا تھا، جسے ویران گھنٹوں تک بس دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، نیند غائب ہو چکی تھی، اور چہرے کی وہ بے فکری اب صرف ایک گہرے پچھتاوے میں بدل چکی تھی۔ اونی نے اس رات کے بعد آفس سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس نے اپنا فون نمبر بھی بدل لیا تھا اور اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کر کسی انجانی جگہ چلی گئی تھی۔ وہ ویران کی دنیا سے اتنی دور چلی گئی تھی مانو کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو۔ آرین کی ڈانٹ اور ویران کی تڑپ۔ کیبن کا دروازہ کھلا اور آرین اندر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ویران کھڑکی کے پاس کھڑا باہر بارش کو دیکھ رہا تھا، وہی بارش جس نے 2 ہفتے پہلے اس کی اونی کو اس سے چھین لیا تھا۔ کب تک ایسے خود کو سزا دیتا رہے گا ویران؟ آرین نے دکھی ہو کر پوچھا۔ تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے، کس طرح تو خود کو مٹا دے گا؟ ویران مڑا، اس کی آنکھوں میں بے انتہا درد تھا۔ میں مٹ بھی جاؤں آرین تو کیا میری اونی کا درد کم ہو جائے گا؟ میں نے اسے اس انسان سے بھی زیادہ درد دیا جس نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں نے اس معصوم کے چرتر پر سوال اٹھا دیے۔ تو ڈھونڈ اسے، آرین چلایا۔ یہاں بیٹھ کر ماتم منانے سے اونی واپس نہیں آئے گی۔ اگر سچا پیار کرتا ہے تو جا اور ثابت کر کہ ویران سنگھانیہ صرف اپنی اکڑ دکھانا نہیں جانتا بلکہ اپنے پیار کو منانا بھی جانتا ہے۔ ویران نے آرین کو دیکھا۔ آرین کی باتوں نے ویران کے اندر بجھ چکی امید کی چنگاری کو پھر سے جلا دیا۔ تو صحیح کہہ رہا ہے آرین۔ ویران کی آواز میں ایک نیا جنون آیا۔ وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنی آخری سانس تک اس سے معافیاں مانگوں گا۔ میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ ویران نے اپنی پوری طاقت اونی کو ڈھونڈنے میں لگا دی۔ دن رات ایک کرنے کے بعد آخرکار 10 دن بعد اسے اونی کا پتہ چلا۔ اونی ممبئی سے دور شملہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے بچپن کے اناتھالیہ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی پرانی زندگی، کارپوریٹ ورلڈ اور ویران کی یادوں سے دور ایک شانت زندگی جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویران بنا ایک پل گوائے شملہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ شملہ کی دھند اور سامنا۔ شملہ کی وادیوں میں ہلکی ہلکی برفباری ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے لکڑی کے بنے اناتھالیہ کے آنگن میں اونی بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سادگی تھی، پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا جو بتا رہا تھا کہ اس نے مسکرانا تو سیکھ لیا تھا پر خوش ہونا بھول گئی تھی۔ تبھی بچوں کی نظر اناتھالیہ کے گیٹ پر کھڑی ایک کالی کار اور اس سے اترتے لمبے ہینڈسم انسان پر پڑی۔ اونی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے ہاتھ کے کتابوں کا بنڈل زمین پر گر گیا۔ گیٹ پر ویران کھڑا تھا، بھیگی ہوئی آنکھیں، الجھے ہوئے بال، اتری ہوئی رنگت، لیکن اس کی نظروں میں اونی کے لیے وہی عبادت اور بے انتہا محبت تھی۔ اونی کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر برف جیسی ٹھنڈک لا کر بچوں کو اندر جانے کو کہا۔ جب سب چلے گئے، اونی مڑی اور رکھائی سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر سنگھانیہ؟ یہاں کوئی آپ کا کارپوریٹ آفس نہیں ہے، یہاں آپ حکم چلائیں گے۔ ویران دھیرے دھیرے چل کر اونی کے قریب آیا۔ وہ اونی سے کچھ ہی دوری پر رک گیا۔ میں حکم چلانے نہیں آیا اونی۔ ویران کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سیدھے اونی کے پیروں میں اپنے دونوں گھٹنے ٹیک دیے۔ اونی سن رہ گئی۔ دیش کا سب سے بڑا بزنس مین جس کی اکڑ کے آگے پوری دنیا جھکتی تھی، آج شملہ کی برفیلی زمین پر ایک عام انسان کی طرح اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ ویران، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اٹھیے۔ اونی گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں اونی۔ ویران نے اپنی آنکھیں اٹھائی جن میں سے آنسو بہہ کر برف پر گر رہے تھے۔ جب تک تم میری اس بھول کو معاف نہیں کر دیتی، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تم نے صحیح کہا تھا، زخم بھر جاتے ہیں پر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پر مجھے ایک موقع تو دو اونی، مجھے پوری زندگی دے دو تاکہ میں اس ٹوٹے ہوئے بھروسے کی ایک ایک اینٹ پھر سے جوڑ سکوں۔ اونی نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر ویران کی باہوں میں سما جانے کو کہہ رہا تھا، پر اس کی آتما پر لگا وہ پرانا زخم اسے روک رہا تھا۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی سر۔
अवनी ने कड़े शब्दों में कहा, हालांकि उसकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे। आपने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ा जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मुझे सजा दो अवनी। विरान चिल्लाया। उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द था। मुझे थप्पड़ मारो, मुझसे नफरत करो, मुझे इस बर्फ में जम जाने दो, पर मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हारे बिना यह वीरान सिंघानिया सच में वीरान हो गया है। मेरी सांसें चलती है पर मैं जीता नहीं हूँ। वीरान ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उसने उसे खोला। अंदर कोई हीरे की अंगूठी नहीं थी, बल्कि अवनी की वह देसी चाय की सूखी हुई इलायची की पत्ती थी, जो अवनी ने उसके लिए पहली बार बनाई थी, जिसे उसने संभाल कर रखा था। मेरी जिंदगी की मिठास सिर्फ तुमसे है अवनी, वीरान ने रोते हुए कहा। अवनी वीरान के इस सच्चे और बेपनाह पछतावे को देखकर टूट गई। उसकी सारी कड़वाहट, सारा गुस्सा इस बहते आंसुओं की धारा में बह गया। अवनी ने आगे बढ़कर वीरान का हाथ पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठाया। आप सच में बहुत बड़े बेवकूफ हैं वीरान, अवनी रोते मुस्कुराते हुए बोली। कोई अपनी रोलेक्स घड़ी छोड़कर इस बर्फीली जमीन पर ऐसे बैठता है क्या? वीरान ने अपनी अवनी की तरफ देखा। तुम्हें तुमने तुमने मुझे वीरान कहा? अगर अगली बार मुझ पर शक किया, अवनी ने उसकी छाती पर हल्की सी मुक्की मारी, तो मैं सच में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। वीरान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अवनी को खींचकर जोर से अपने सीने से लगा लिया। इस बार का आलिंगन डर या शक का नहीं था, बल्कि दो रूहों के मिलन का था। शिमला की गिरती हुई बर्फ में दोनों एक दूसरे में खो गए। 6 महीने बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज का बोर्ड रूम सज चुका था, पर इस बार यह किसी जंग का मैदान नहीं, बल्कि जश्न का माहौल था। वीरान और अवनी शादी के बंधन में बंध चुके थे। अवनी अब सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट नहीं, बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की नई डायरेक्टर और वीरान की जिंदगी की मालकिन थी। आर्यन हाथ में चाय का कप लिए खड़ा था। वैसे भाभी, इस अकड़ू इंसान को सुधारने के लिए आपको 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। वीरान ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए आर्यन को घूरा। आर्यन, अपनी लीगल एडवाइस अपने पास रख। मेरी बीवी मुझे बिल्कुल सही समझती है। अवनी ने हंसते हुए टेबल पर गर्म गर्म अदरक वाली चाय रखी। लीजिए सर। आई मीन वीरान, आपकी कड़वी लाइफ की मीठी चाय। वीरान ने चाय का एक घूंट लिया, अवनी की आंखों में झांका और उसके माथे को प्यार से चूमा। जो सफर नफरत से और ताकत से शुरू हुआ था, वह आज एक अटूट, निस्वार्थ और बेपनाह मोहब्बत के मुकाम पर पहुंच चुका था। तो दोस्तों, यह था कहानी का आखिरी भाग। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।